हेलो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 का पहला टॉपिक वर्ग 15 के तत्व। ठीक है, तो वर्ग 15 में कौन कौन से तत्व है इसके बारे में देखते हैं ध्यान से। वर्ग 15 में तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मास्कोबियम सम्मिलित हैं। ठीक है, ये सारे तत्व जो हैं वे वर्ग 15 में रखे गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मास्कोबियम। ठीक है, जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, वर्ग 15 में जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे जाते हैं वर्ग में, अधात्विक गुण उपधात्विक गुणों से होते हुए धात्विक गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वर्ग तत्वों में सबसे ऊपर जो है वह नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और लास्ट में मास्कोबियम रखा गया है। ठीक, जैसे इसको ऊपर से हम नीचे आएंगे, ठीक है, तो अधात्विक गुण जो है वह उपधात्विक गुण में चेंज होगा और लास्ट में आप ये देखेंगे कि धात्विक गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातुएं हैं। ठीक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस ये क्या होते हैं? अधातुएं होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातुएं हैं। ठीक है, आर्सेनिक एंटीमनिक जो हैं वे उपधातुएं हैं, अर्थात ये धातु अधात दोनों का गुण दिखाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बिस्मथ और मास्कोबियम है ये सब क्या हैं? धातुएं हैं। बिस्मथ और मास्कोबियम क्या हैं? धातुएं हैं। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि जैसे जैसे हम वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं अधात्विक गुण उपधात्विक गुणों से होते हुए धात्विक गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातुएं हैं, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातुएं हैं और बिस्मथ एक एवं मास्कोबियम क्या है? धातुएं हैं। ठीक, अब हम देखते हैं वर्ग 15 तत्व की उपलब्धता के बारे में। ठीक है, ये वर्ग 15 के तत्व जो हैं कहाँ पाए जाते हैं, इनकी उपलब्धता क्या है, तो ध्यान से देखें। वायुमंडल में आणविक नाइट्रोजन का आयतन 78% है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में देखा जाए तो आणविक नाइट्रोजन जो है कितने आयतन में पाया जाता है? 78% पाया जाता है। वायुमंडल में आणविक नाइट्रोजन का आयतन 78% है। भूपर्पटी में, ठीक है, भूपर्पटी के खनिजों में यह सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, जिसे चिली साल्टपीटर या चिली सोरा कहते हैं, तथा पोटेशियम नाइट्रेट जिसे इंडियन साल्टपीटर भी कहा जाता है के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वह आयतन से वायुमंडल में 78% पाया जाता है। इसके अलावा जो अर्थ क्रस्ट है हमारा भूपर्पटी है, उसमें यह नाइट्रोजन खनिज के रूप में सोडियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है और पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में पाया जाता है। सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर या चिली सोरा कहते हैं और पोटेशियम नाइट्रेट को इंडियन साल्टपीटर कहा जाता है। इसके अलावा जो है नाइट्रोजन जीवों और वनस्पतियों में यह प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, जीवों और वनस्पतियों में यह किस रूप में पाया जाता है? प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो यह था आपका नाइट्रोजन की उपलब्धता। अब देखते हैं फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। फास्फोरस एपेटाइट वर्ग के खनिजों, ठीक है, फास्फोरस जो है वह एपेटाइट वर्ग के खनिजों जैसे कैल्शियम फास्फेट देखें ध्यान से, Ca9PO4 6 CaX2, जहाँ X जो होगा आपका फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर OH हो सकता है। उदाहरण देखें फ्लोरो एपेटाइट में मिलता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो फास्फोरस है वह एपेटाइट वर्ग के खनिजों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे फ्लोरो एपेटाइट Ca9PO4 6 CaF2 में मिलता है, जो कि फास्फेट चट्टानों के मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, तो जो आपके एपेटाइट होते हैं वे फास्फेट चट्टानों के मुख्य घटक होते हैं जिसमें फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस प्राणियों एवं पादप पदार्थों का आवश्यक अवयव होता है। फास्फोरस जो है वह प्राणियों और पादप पौधों का, ठीक है, पादप पदार्थों का आवश्यक अवयव होता है। यह अस्थियों एवं अन्य जीवित कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फास्फोरस जो है वह प्राणियों और पौधों में एक आवश्यक अवयव है और यह अस्थियों और अन्य जीवित कोशिकाओं में भी उपस्थित होता है। फास्फोप्रोटीन दूध तथा अंडों में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो फास्फोप्रोटीन जो हैं वह दूध और अंडों में भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि फास्फोरस जो है वह एपेटाइट वर्ग के खनिजों में पाया जाता है, जैसे फ्लोरो एपेटाइट, ठीक है, फास्फेट चट्टान
के मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, फास्फोरस प्राणियों और पादप पदार्थों में भी पाए जाते हैं। यह अस्थियों और अन्य जीवित कोशिकाओं में भी उपस्थित होते हैं। फास्फोप्रोटीन दूध और अंडों में भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, यह था आपका फास्फोरस की उपस्थिति। अब आप देखते हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। यह मुख्यतः सल्फाइड खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ किस रूप में पाए जाते हैं? सल्फाइड खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, इसके अलावा देखें मास्कोबियम। ठीक है, मास्कोबियम संश्लेषित तत्व है। मास्कोबियम जो है वह संश्लेषित तत्व है। यह लैब में तैयार किया गया तत्व है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में यह नहीं पाया जाता है, यह कृत्रिम तत्व है, संश्लेषित तत्व है। ठीक है, मास्कोबियम का संकेत क्या होता है? Mc। मास्कोबियम का जो संकेत है कैपिटल M स्मॉल c है। ठीक है, इसकी परमाणु संख्या होता है 115। परमाणुक द्रव्यमान जो होता है 289 ग्राम पर मोल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है मास्कोबियम का वो होता है रेडान 5F14 6D10 7S2 7P3। इसकी जो अल्प अर्धायु तथा अल्प मात्रा में उपलब्धता के कारण इसका रसायन ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मास्कोबियम जो लास्ट तत्व है आपका 15 वर्ग का, ठीक है, यह जो है इसकी परमाणु संख्या 115, आणविक द्रव्यमान 289 ग्राम पर मोल। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देख रहे हैं कि रेडान 5F14 6D10 7S2 7P3 है। इसकी जो अर्ध आयु होती है वो बहुत कम होती है और यह अल्प मात्रा में उपलब्ध है, जिसके कारण इसका रसायन ज्ञात नहीं है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर मास्कोबियम को छोड़कर इस वर्ग के अन्य तत्वों के महत्वपूर्ण परमाणविक तथा भौतिक गुण और उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ, ठीक है, भौतिक, परमाणविक, रासायनिक गुणों की बात में हम चर्चा करेंगे एक टेबल के माध्यम से। ठीक है, तो आइए एक टेबल के माध्यम से देखते हैं मास्कोबियम के अलावा अन्य तत्वों के, ठीक है, भौतिक गुण, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणुविक, भौतिक, रासायनिक, इन सब बातों की चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखिए, यह आपका सारणी 7.1 है जिसमें वर्ग 15 के तत्वों के परमाणुविक तथा भौतिक गुणों के बारे में बताया गया है। ठीक है, ध्यान दें। पहला है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, यह सब तत्व हैं। गुण देखते हैं, परमाणु क्रमांक। ठीक है, परमाणु क्रमांक के बारे में पहले चर्चा करते हैं। तो ध्यान दें, परमाणु क्रमांक जो नाइट्रोजन का है वो आपका है 7, फास्फोरस का 15, आर्सेनिक का 33, ठीक है, एंटीमनी का 51 और बिस्मथ का है 83। ठीक है, परमाणुक द्रव्यमान अगर देखा जाए तो ग्राम पर मोल में परमाणुक द्रव्यमान दिया है। तो नाइट्रोजन का परमाणुक द्रव्यमान 14.01 है, फास्फोरस का 30.97, आर्सेनिक का आप देख रहे हैं, ठीक है, 74.92, एंटीमनी का है 121.75 और बिस्मथ का है 208.98। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इनका परमाणुक द्रव्यमान जो है बढ़ रहा है वर्ग में। ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुक द्रव्यमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक भी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है हीलियम 2s2 2p3 है। ठीक है, फास्फोरस का नियान 3s2 3p3 है। आर्सेनिक का आपका आर्गन 3d10 4s2 4p3 है। ठीक है, एंटीमनी का क्रिप्टान 4d10 5s2 5f3 है और बिस्मथ का जेनान 4f14 5d10 6s2 और 6p3 है। 6s2 6p3 है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो वर्ग 15 के तत्व हैं उनके बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह NS2 NP3 है। NS2 NP3 है। नाइट्रोजन का 2s2 2p3 है, फास्फोरस का 3s2 3p3 है, आर्सेनिक का 4s2 4p3 है, एंटीमनी का 5s2 5p3 है और बिस्मथ का 6s2 6p3 है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि वर्ग 15 तत्वों के बाहरी कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह क्या है? NS2 NP3 है, जो वर्ग 15 के हैं। ठीक है, इसके अलावा उनके जो पिछला कोश है वह भरा हुआ है। नाइट्रोजन का, ठीक है, 1s2 भरा हुआ है जो कि हीलियम का स्ट्रक्चर। उसी तरह नियान का कोश भरा हुआ है, नियान तक कंप्लीट है। जो नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वह वहाँ तक आप लिखेंगे इसको। ठीक है, उसको आप नहीं लिखना चाहते हैं तो आप अक्रिय जो गैस है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास न लिखने के जगह पे।
उसी तरह से यहाँ पे आर्गन का स्ट्रक्चर होता है इसके पीछे, इसका पिछला जो होता है क्रिप्टन का स्ट्रक्चर होता है और इसका जेनान का स्ट्रक्चर होता है। ठीक, अब आयनन एंथैल्पी की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान से आयनन एंथैल्पी, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, आयनन एंथैल्पी जो है यहाँ पर 3 आयनन एंथैल्पी दिया गया है। ठीक है, डेल्टा एच आई का मान आयनन एंथैल्पी किलोजूल पर मोल में, प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी और तृतीय आयनन एंथैल्पी। तो नाइट्रोजन का प्रथम आयनन एंथैल्पी आप देख रहे हैं 1402 किलोजूल पर मोल है, द्वितीय आयनन एंथैल्पी 2856 किलोजूल पर मोल है और तृतीय आयनन एंथैल्पी 4577 किलोजूल पर मोल है। ठीक है, तो आयनन एंथैल्पी का मान आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, प्रथम आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन, तृतीय आयनन एंथैल्पी। ठीक, उसी तरह से फास्फोरस का आयनन एंथैल्पी यहाँ पे दिया हुआ है, आर्सेनिक का आयनन एंथैल्पी, एंटीमनी का आयनन एंथैल्पी और बिस्मथ का आयनन एंथैल्पी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं आयनन एंथैल्पी का मान घट रहा है। प्रथम आयनन एंथैल्पी देखें 1402 से 1012, 947, 834, 703। ठीक है, वर्ग 15 में हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं प्रथम आयनन एंथैल्पी का मान, द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान और तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान क्या होता है, घटता जाता है। ठीक है, सबसे अधिक अगर आयनन एंथैल्पी की बात की जाए तो सबसे अधिक आयनन एंथैल्पी किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। ठीक है, जो है प्रथम आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक नाइट्रोजन का है, द्वितीय आयनन एंथैल्पी भी सबसे अधिक नाइट्रोजन का है और तृतीय आयनन एंथैल्पी भी सबसे अधिक नाइट्रोजन का है। बाकी तत्वों का आयनन एंथैल्पी जो है नाइट्रोजन की तुलना में कम है। विद्युत ऋणात्मकता नाइट्रोजन की सबसे अधिक है। ठीक है, 3 है। बाकी तत्वों का आप देख रहे हैं 3 से कम है। फास्फोरस का 2.1 है, आर्सेनिक का 2 है, एंटीमनी का 1.9 है, बिस्मथ का 1.9 है। तो एंटीमनी और बिस्मथ का जो विद्युत ऋणात्मकता है वो लगभग सेम है। ठीक है, और फास्फोरस आर्सेनिक का जो विद्युत ऋणात्मकता है यह भी लगभग सेम है। नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता अधिक है जो 3 है। ठीक है, सहसंयोजक त्रिज्या अगर देखा जाए पिकोमीटर में सहसंयोजक त्रिज्या, तो सहसंयोजक त्रिज्या आप देख रहे हैं नाइट्रोजन का 70 है। ठीक है, फास्फोरस का 110, आर्सेनिक का 121, एंटीमनी का 141, बिस्मथ का 148। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वर्ग 15 में जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं सहसंयोजक त्रिज्या का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, 70 से 148 हो रहा है, यह बढ़ रहा है। अर्थात वर्ग 15 में जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं अर्थात नाइट्रोजन से बिस्मथ तक, देखिए मास्कुबियम को चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो सहसंयोजक त्रिज्या का मान बढ़ रहा है। आयनिक त्रिज्या देखें तो आयनिक त्रिज्या भी आप देख रहे हैं 171 जो है नाइट्रोजन का है, 212, 222, 76 और 103। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आयनिक त्रिज्या का मान जो है वह नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक बढ़ता है, उसके बाद जो है घटने लगता है। ठीक है, सबसे कम जो आयन त्रिज्या है, आयनिक त्रिज्या वो किसका है, एंटीमनी का है जो 76 है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं गलनांक। गलनांक जो है केल्विन में है, तो गलनांक नाइट्रोजन का गलनांक जो है आप देख रहे हैं 63 है। ठीक है, बाकी लोगों का गलनांक जो है इससे अधिक है। सबसे अधिक गलनांक जो है किसका है, आर्सेनिक का है 1000। ठीक है, 1089 केल्विन जो है आर्सेनिक का गलनांक है। ठीक, क्वथनांक अगर देखा जाए तो क्वथनांक आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का 77.2 केल्विन है, फास्फोरस का 554 केल्विन, 888 जो है आर्सेनिक का है, 1860 जो है एंटीमनी का है और 1837 जो है बिस्मथ का। तो सबसे अधिक गलनांक आप देख रहे हैं क्वथनांक जो है किसका है, एंटीमनी का है 1860। ठीक है, घनत्व की अगर बात की जाए तो घनत्व भी आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम नाइट्रोजन से बिस्मथ की तरफ आगे बढ़ते हैं घनत्व का मान क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, सबसे कम घनत्व जो है नाइट्रोजन का है 0.879, उसके बाद जो है घनत्व जो है बढ़ता जा रहा है और सबसे अधिक घनत्व जो है बिस्मथ का है 9.808। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा वर्ग 15 तत्वों के परमाणु और भौतिक गुणों के बारे में, जिसको एक सारणी के माध्यम से आपको बताया गया। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टी वर्ग 15 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, जैसा आप सारणी से देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में सभी तत्वों के बाहरी कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2s2 2p3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3 अर्थात ns2 np3। ठीक है, और पिछला कोश उसका भरा हुआ था। जो p कोश था वह आधा भरा हुआ है,
और यस कोष पूरा भरा हुआ, क्योंकि यस 2 है तो यस कोष पूरा भरा हुआ, यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो पी में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है, अर्थात पी कोष आधा भरा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर बात की जाए तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें ध्यान से, इन तत्वों का संयुक्ता कोष, ठीक है, इन तत्वों का संयुक्ता कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP3 होता है। इन तत्वों के यस कक्षक पूर्णतया भरे होते हैं, ठीक है, तथा पी कक्षक अर्धभरित होता है, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अतिरिक्त अस्थायित्व प्रदान करता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि पी कोष जो है आधा भरा हुआ है, हाफ फील्ड है, तो इससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, या फिर कोई ऑर्बिटल फुल फील्ड होता है तब स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यहाँ पे पी जो है आधा भरा हुआ है, अतः इनको और स्टेबल बनाएगा, इनको अतिरिक्त अस्थायित्व मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में कि इन तत्वों की संयुक्ता कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2NP3 होता है। इन तत्वों के यस कक्षक पूर्णतया भरे होते हैं, पी कक्षक जो होते हैं अर्धभरित होते हैं, जो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को अतिरिक्त अस्थायित्व प्रदान करते हैं, ठीक है। अब अगला प्रॉपर्टी है आपका परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या के बारे में, ठीक है। तो परमाणु और आयनिक त्रिज्या के बारे में आपने टेबल में देखा था कि वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर सहसंयोजक तथा आयनिक त्रिज्याओं के आकार में वृद्धि होती है। सहसंयोजक और आयनिक त्रिज्याओं की अगर बात किया जाए तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, वृद्धि होता है। जैसे यह देखें, सहसंयोजक त्रिज्या जो है नाइट्रोजन से लेकर हम बिस्मथ तक जा रहे हैं, तो यह 70, 110, 121, 141, 148, ठीक है। तो यह क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आयनिक त्रिज्या की बात की जाए तो 171, 212, 222, 76 और 103। तो आप देख रहे हैं कि आयनिक त्रिज्या जो है नाइट्रोजन से लेकर आर्सेनिक तक बढ़ रही है, उसके बाद जो है घट जा रही है, ठीक है। सबसे कम एंटीमनी की है, उसके बाद जो है बिस्मथ की है। तो वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर सहसंयोजक तथा आयनिक, ठीक है, वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर सहसंयोजक तथा आयनिक, ठीक है, किसी एक विशेष अवस्था की बात की जा रही है। वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर सहसंयोजक तथा आयनिक त्रिज्याओं का आकार में वृद्धि होती है, ठीक है। नाइट्रोजन से फास्फोरस तक सहसंयोजक त्रिज्या में विचारणीय वृद्धि होती है। नाइट्रोजन से फास्फोरस तक देखा जाए तो जो सहसंयोजक त्रिज्या है वह जो है विचारणीय वृद्धि है। विचारणीय वृद्धि का मतलब है, देखें, नाइट्रोजन का 70 है और सीधे 110 हो जा रहा है। 70 से क्या हो जा रहा है, 110 हो जा रहा है। लेकिन अगर फास्फोरस आर्सेनिक है तो 110 से 121 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें वृद्धि तुलना किया जाए तो इसमें वृद्धि जो बहुत कम है, 10 से 21 हुआ है, ठीक है। 110 से 121 हुआ तो 11 केवल बढ़ा है, और यहाँ 121 से 141 हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 की वृद्धि हुई है, ठीक है। 141 से 148 हुआ है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 7 की वृद्धि हुई। तो यह जो तुलनात्मक वृद्धि हो रही है इसमें कम हो रही है, लेकिन यह जो नाइट्रोजन से फास्फोरस पे आप जा रहे हैं तो यह विचारणीय वृद्धि है, क्योंकि 70 से 110 हो जा रहा है, अर्थात इसमें 40 का डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। जो 40 पिकोमीटर का डिफरेंस आ जा रहा है, ठीक है। तो यह एक विचारणीय है। नाइट्रोजन से फास्फोरस तक सहसंयोजक त्रिज्या में विचारणीय वृद्धि होती है। हालांकि आर्सेनिक से बिस्मथ तक सहसंयोजक त्रिज्या में बहुत कम वृद्धि प्रेक्षित की जाती है, ठीक है। आर्सेनिक से अगर बिस्मथ तक देखा जाए तो जो वृद्धि हो रही थी वो क्या हो रही है, बहुत कम, ठीक है। बहुत कम जो है उनमें परिवर्तन हो रहा है, बहुत ज़्यादा उछाल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ से जो वृद्धि हो रही है वो ज़्यादा विचारणीय नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन से फास्फोरस तक की जो वृद्धि है वह क्या है, आपकी विचारणीय है, ठीक है। ऐसा क्यों है? अब प्रश्न उठता है कि नाइट्रोजन की जो सहसंयोजक त्रिज्या 70 है और फास्फोरस का जो है सहसंयोजक त्रिज्या जो है 110 है, आयनिक त्रिज्या 171 है और फास्फोरस का जो है 212 है। तो ये काफ़ी डिफरेंस उत्पन्न हो जा रहा है नाइट्रोजन और फास्फोरस में। ऐसा क्यों है? तो ऐसा जो है वह जो है इसका रीजन जो दिया गया, देखें, हालांकि आर्सेनिक से बिस्मथ तक सहसंयोजकता में बहुत कम वृद्धि प्रेक्षित की जाती है। यह भारी सदस्यों में पूर्ण भरे डी और एफ कक्षकों की उपस्थिति के कारण है, ठीक है। जो भारी सदस्य हैं उनमें डी और एफ ऑर्बिटल होता है, इसलिए ऐसा है होता है। लेकिन जो आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, उसमें जो है डी ऑर्बिटल नहीं होता है। नाइट्रोजन में जो है डी ऑर्बिटल नहीं होता है, बाकी जो तत्व होते हैं उनमें डी और एफ ऑर्बिटल होता है, इसीलिए ऐसा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह आपने देखा परमाणु और आयनिक त्रिज्या के बारे में।
अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है आपका आयनन एंथैल्पी के बारे में। तो आइए देखते हैं आयनन एंथैल्पी क्या होता है। आयनन एंथैल्पी, वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी परमाणुवी आकार में लगातार वृद्धि के कारण घटती है। ठीक है, जो आयनन एंथैल्पी है, अभी आपने पीछे जो देखा था हेडिंग, उसमें आप परमाणु त्रिज्या के बारे में, आयनी त्रिज्या के बारे में चर्चा कर रहे थे। परमाणु त्रिज्या और आयनी त्रिज्या के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें आपने विचारणीय जो प्रश्न था वह नाइट्रोजन और फास्फोरस का था। ठीक है, कि जो फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ, इनकी तुलना किया जाए तो जो सहसंयोजक त्रिज्या थी, आयनिक त्रिज्या थी, उसमें बहुत कम वृद्धि होती थी, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की तुलना करते थे तो उसमें वृद्धि बहुत तेज होती थी। जैसे नाइट्रोजन का जो आपका सहसंयोजक त्रिज्या 70 पिकोमीटर है और फास्फोरस का सीधे 110 हो जा रहा है, इसमें 40 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, बाकी लोगों में इस तरह का डिफरेंस नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? तो इसका कारण यह बताया गया कि इसका कारण यह है कि नाइट्रोजन के पास डी और एफ ऑर्बिटल नहीं होते हैं, बाकी सदस्यों के पास जो है डी और एफ ऑर्बिटल उपस्थित होते हैं, या तो डी होंगे या एफ होंगे। ठीक है, ये उपस्थित होंगे, जिसके कारण उनमें यह परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, अब आपका है अगला आयनन एंथैल्पी के बारे में। अब आयनन एंथैल्पी जो है, देखिए ध्यान से, वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी परमाणुवी आकार में लगातार वृद्धि के कारण घटती है। ठीक है, जो आयनन एंथैल्पी है वो परमाणु का आकार बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? आयनन एंथैल्पी का मान घटता है। ठीक है, अर्धभरित पी कक्षीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अतिरिक्त अस्थायित्व और छोटे आकार के कारण संगत आवर्तों में वर्ग संख्या 15 के तत्वों की आयनन एंथैल्पी वर्ग 14 की अपेक्षा अधिक होती है। ठीक है, अगर वर्ग 14 और 15 की तुलना किया जाए तो वर्ग 15 की आयनन एंथैल्पी अधिक होगी। ऐसा क्यों होगा कि वर्ग 15 का अधिक होगा, वर्ग 14 का कम होगा? क्योंकि वर्ग 15 के जो तत्व होते हैं उनका जो पी ऑर्बिटल होता है वो आधा भरा होता है। ठीक है, पी ऑर्बिटल आधा भरा होता है और आकार उनका छोटा होता है, जिससे उनको अतिरिक्त अस्थायित्व मिलता है। ठीक है, तो वर्ग 15 के तत्वों को अतिरिक्त अस्थायित्व मिलता है, इसलिए इनका जो है वर्ग 14 की तुलना में आयनन एंथैल्पी का मान अधिक होता है। ठीक है, तो वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर आयनन एंथैल्पी परमाणुक आकार में लगातार वृद्धि के कारण घटती है। ठीक है, क्योंकि परमाणु आकार जब बड़ा होगा तो आयनन एंथैल्पी का मान क्या होगा? कम होगा। आयनन एंथैल्पी होता क्या है? इसमें आपको बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है, जो आप ऊर्जा खर्च करते हैं वही, ठीक है, आयनन करने के लिए जो ऊर्जा खर्च होती है वही आयनन एंथैल्पी होती है। तो जब आकार बड़ा होगा तो आप कम ही ऊर्जा खर्च करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे। आकार बड़ा होगा तो कम ही ऊर्जा खर्च करके इलेक्ट्रॉन को बाहर आप निकाल लेंगे, जिससे आयनन एंथैल्पी का मान कम होगा। लेकिन जब आकार छोटा होगा तो आपको अधिक ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो 15 वर्ग के तत्व होते हैं उनका आकार छोटा होता है और उनका पी कक्षक जो है आधा भरा होता है, जिससे उनको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, अस्थायित्व मिलता है। इसलिए इनका जो है इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा ऊर्जा खर्च करना पड़ता है, इसलिए वर्ग 15 तत्वों के आयनन एंथैल्पी अधिक होता है वर्ग 14 वर्ग की तुलना में, क्योंकि वर्ग 14 में Np2 होता है। ठीक है, तो P2 जो है उतना स्टेबल नहीं होता है, इसलिए उनका आयनन एंथैल्पी कम होता है। ठीक है, विभिन्न आयनन एंथैल्पियों का अपेक्षित क्रम निम्नलिखित है। ठीक है, तो यह आपका क्रम दिया गया है। प्रथम आयनन एंथैल्पी, ठीक है, इज लेस देन द्वितीय आयनन एंथैल्पी इज लेस देन तृतीय आयनन एंथैल्पी। ठीक है, अब अगला है आपका विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। सामान्यतः वर्ग में नीचे की ओर जाने पर परमाणुविक आकार में वृद्धि होता है। ठीक है, वर्ग में जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो परमाणु आकार क्या होगा? बढ़ता है, जिसके कारण जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, हालांकि भारी तत्वों में यह अंतर बहुत अधिक नहीं है। ठीक है, तो जो वर्ग में आप ऊपर से नीचे जाएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा? आकार बढ़ेगा, परमाणु का आकार बढ़ेगा, जिससे विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता है, लेकिन भारी तत्वों में यह अंतर बहुत अधिक नहीं होता है। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, भौतिक गुण क्या होता है वर्ग 15 का? भौतिक गुण, इस वर्ग के सभी तत्व बहुपरमाणुविक हैं। ठीक है, वर्ग 15 के सभी तत्व क्या होते हैं? बहुपरमाणुविक
होते हैं। डाई नाइट्रोजन एक द्विपरमाणुक गैस है। जो नाइट्रोजन होता है वो डाई नाइट्रोजन N2 के रूप में होता है, तो यह एक द्विपरमाणुक गैस है, जबकि अन्य सभी ठोस हैं। इस वर्ग के अर्थात वर्ग 15 के सभी तत्व क्या होते हैं? बहुपरमाणुक होते हैं। ठीक है। जो डाई नाइट्रोजन होता है वह द्विपरमाणुक होता है, N2, इसमें 2 परमाणु होते हैं और यह क्या होता है? गैस रूप में पाया जाता है। जबकि अन्य सभी क्या होते हैं? ठोस होते हैं। अन्य सभी ठोस होते हैं। वर्ग में नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। वर्ग 15 में आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? धात्विक गुण बढ़ता है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस अधातु हैं। नाइट्रोजन और फास्फोरस क्या होते हैं? अधातु होते हैं, गैस के रूप में होते हैं। जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी उपधातु हैं। ठीक है, यह ठोस और गैस दोनों हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है? उपधातु हैं, जबकि बिस्मथ क्या है? धातु है। ठीक है। ऐसा आयनन एंथैल्पी में कमी तथा परमाणुिक आकार में वृद्धि के कारण होता है। ठीक है। नाइट्रोजन फास्फोरस अधातु है, आर्सेनिक एंटीमनी उपधातु है, बिस्मथ धातु है। ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीजन है कि ऐसा जो है आयनन एंथैल्पी में कमी तथा परमाणुिक आकार में वृद्धि के कारण होता है। ठीक है। ऐसा जो है आयनन एंथैल्पी में कमी और परमाणुिक आकार में वृद्धि के कारण होता है। सामान्यतया वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है। ठीक है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्वथनांक में क्या होता है? वृद्धि होता है, परंतु गलनांक आर्सेनिक तक बढ़ते हैं और उसके बाद बिस्मथ तक घटते हैं। ठीक है। तो गलनांक जो होता है वो आर्सेनिक तक बढ़ता है, उसके बाद बिस्मथ तक क्या होता है? घटता है। नाइट्रोजन के अलावा सभी तत्व अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। नाइट्रोजन को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो तत्व होते हैं वे सभी क्या होते हैं? अपरूपता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका वर्ग 15 के तत्वों का भौतिक गुण। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्ग 15 के तत्वों के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इसको रिवीजन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।